अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका हर रोज़ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के किसी ना किसी प्रोडक्ट से पाला ज़रूर पड़ता होगा। रोड्स पर ड्राइव करती हुई गाड़ियों को देखें तो टाटा मोटर्स, स्पेस में उड़ते हुए एयरप्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नज़र जाती है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ही फैला हुआ है। पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनी हैं जो टाटा ग्रुप ही ओन करती है। अब यहाँ आपको लगता होगा ये सब कामयाबी रतन टाटा की विजन और मेहनत से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर है, लेकिन ये एम्पायर जो आज हम देखते हैं उनके किस्से 150 साल पीछे जाकर हमें मिलती हैं। कामयाबी के इसका आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि उनके परदादा जमशेद जी टाटा ने आज से 150 साल पहले से 20,000 रुपए से शुरू किया था। नाजरीन, भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। एक वक्त था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन और सिल्क का प्रोड्यूसर था, जहां से फैब्रिक इजिप्ट, ग्रीस और रोम तक एक्सपोर्ट होती थी। इंडियन टेक्सटाइल अपने बेहतरीन काम और नक्शों की वजह से मशहूर थी, लेकिन जब जमशेद जी टाटा 1868 में इस फील्ड में कदम रखते हैं तो ये इंडस्ट्री ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के नीचे तबाही के दहलीज पर थी। ब्रिटिश सस्ते टेक्सटाइल से देसी आर्टिसंस और वीवर्स को बेकार कर दिया था और बाजार बहुत बुरी हालात में था। लेकिन जमशेद जी ने वहाँ देखा जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे। वो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा दुनिया के स्टेज पर ले जाने का प्लान बना रहे थे, और ये प्लान था एक नए इंडस्ट्रियल दौर का आगाज। 1877 में जमशेद जी टाटा ने नागपुर में इम्प्रेस मिल्स की बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक मिल नहीं थी, ये उनके सपने का आगाज था जो भारत को इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए था। इम्प्रेस मिल बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सक्सेस बन गई और जमशेद जी का नाम भारत के टेक्सटाइल बाजार में चमक उठा। ये वो पहली सीढ़ी थी जो बाद में टाटा एम्पायर को बनाएगी। भारत के टेक्सटाइल बाजार के साथ साथ दुनिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बदल रहा था, लेकिन जमशेद जी टाटा ने दोनों चीजों को बैलेंस किया। टेक्नोलॉजी को क्वालिटी के साथ मिलाकर एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो दुनिया के बाजार में वापस छा गई। उनका ये विजन था कि भारत सिर्फ रॉ कॉटन नहीं भेजेगा बल्कि फिनिशिंग प्रोडक्ट बना के दुनिया के बाजार में अपना मकाम बनाएगा। 20वीं सेंचुरी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ग्लोबल हो चुकी थी। चाइना और बांग्लादेश जैसे मुल्कों के बाजार में आने से कंपटीशन और भी टफ हो गया था, लेकिन टाटा ने जो बुनियाद रखी थी वो मजबूत थी। अपनी मिल्स को टेक्नोलॉजी और मार्केट के मुताबिक इवॉल्व करते हुए टाटा ने कॉटन से सिंथेटिक फाइबर तक का सफर किया, लेकिन उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड कभी कंप्रोमाइज नहीं हुआ। जमशेद जी टाटा का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो विजन था वो सिर्फ बिजनेस नहीं था, उनका मकसद भारत के लिए एक लेजेसी बनाना था। टाटा ग्रुप ने टेक्सटाइल में अपनी दाखिल रिसेंट डिसाइडेड में काम कर दिया, लेकिन जो सबक जमशेद जी टाटा छोड़ कर गए, इनोवेशन, वर्कर्स वेलफेयर और देश के लिए कमिटमेंट, वो आज भी भारत के टेक्सटाइल बाजार में गूंजता है। बदकिस्मती से 1904 में जमशेद जी टाटा का इंतकाल हुआ और उसके बेटे दोराब जी टाटा ने काम संभालना शुरू किया। दोराब जी का पहला बड़ा कामयाबी टाटा स्टील के अपने वालिद के सपने को पूरा करना था। 1907 में सिर्फ 3 साल बाद जमशेद जी की वफात के टाटा स्टील का आगाज हुआ, लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। टाटा स्टील की शुरुआत के बाद सिर्फ कुछ ही साल बाद वर्ल्ड वार 1 का आगाज होता है, जो ग्लोबल इकोनॉमीज को हिला देता है। स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जंग भी सोरिंग कॉस्ट्स, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ले आई। इन मुश्किल वक्तों में दोराब जी ने अपना असल लीडरशिप का सबूत दिया, ये साबित करते हुए कि मुश्किलात के सामने रेसिलियंस और बोल्ड डिसीजन से रिमार्केबल सक्सेस मिल सकती है।
तोराब जी सिर्फ स्टील एम्पायर बनाने पर रुका नहीं, उन्हें डिवर्सिफिकेशन पर यकीन था। उन्होंने टेक्सटाइल और पावर जनरेशन में भी एक्सपेंशन किया। उनके लीडरशिप में टाटा ने 1915 में भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेब्लिश किया, जो मुंबई की इंडस्ट्रीज को सस्ती और रिलायबल एनर्जी फराहम कर रहा था। तोराब जी की वफात 1932 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत ने टाटा ग्रुप को आज जैसा बनाया है, एक ग्लोबल पावर हाउस जो स्टील, ऑटोमेक, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्रीज में काम करता है। टाटा स्टील से लेकर टाटा मोटर तक कंपनी 100 से ज्यादा मुल्कों में फैला हुआ है, जहां 60,50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तोराब जी की लीडरशिप ने इस सब की बुनियाद रखी, ये साबित करते हुए कि विजनरी थिंकिंग, रेसिलेंस और रिस्क लेने की हिम्मत से ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। तोराब जी के वफात के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारियां उनके एक फैमिली मेंबर JRT टाटा के हाथों में आ गई। जैसे ही JRT ने क़यादत संभाली, उन्होंने महसूस किया कि इनोवेशन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उनका एक बोल्ड विजन था, टाटा ग्रुप को स्टील और टेक्सटाइल से आगे ले जाना। JRT टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसीलिए कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया था इंडिया को एक एविएशन बनाने का। JRT टाटा ने टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी, जो किसी इनकलाब से कम नहीं था। भारत को अपनी एयरलाइन मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद पायलट के तौर पर JRT टाटा ने उड़ाया और इंडिया के फर्स्ट पायलट होने का एजाज भी अपने नाम किया। लेकिन 1947 में भारत को आज़ादी मिलते ही इंडियन सरकार ने टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया। उसके बाद 1960 में जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दुनिया में आम होने लगी, तो टाटा ग्रुप भी पीछे नहीं रहा। JRT टाटा ने इंडिया की सबसे बड़ी IT सॉफ्टवेयर TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को लॉन्च कर दिया। 1984 में JRT टाटा ने महसूस किया कि भारत में लोग चाय शौक से पीते हैं, तो टाटा ग्रुप यहाँ पर भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने टाटा टी के नाम से एक कंपनी शुरू की और वो कंपनी दुनिया में चाय बनाने वाली कंपनीज में आज तक एक बड़ा नाम बना हुआ है। इसके साथ साथ JRT टाटा अब बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने बिजनेस की कमांड अब संभालने के लिए अपनी ज़िंदगी में ही अपनी एक फैमिली मेंबर्स को US से, अमेरिका से इंडिया बुलाया। ये फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ स्टील मिल्स में ही जिम्मेदारियां दी गई और उन्होंने स्टील मिल को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में ला कर खड़ा कर दिया। JRT टाटा इससे बहुत इम्प्रेस हुए और इसीलिए उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा क्योंकि मॉडर्न आदमी थे, इसीलिए वो हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का कमांड अपने हाथ में लिया, उन्होंने ये सोचा कि टाटा मोटर्स, कार्स और ट्रक्स तो बनाता ही रहा, क्यों ना कुछ और बाहर से एक्वायर की जाए। रतन टाटा का सबसे बड़ा कारनामे में से एक ये था कि उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ बहुत बड़े इंटरनेशनल एक्विजिशन किए। उनकी रहनुमाई में सन 2000 में एक ब्रिटिश टी कंपनी टेटली को $450 मिलियन में खरीदा। ये एक ऐसे वक्त का ऐलान था जो दुनिया को हिला गया। एक इंडियन कंपनी ने बेरेटियन की सबसे बड़ी चाय ब्रांड को खरीद लिया। टाटा स्टील भारत की तरक्की का एक महवर था, लेकिन रतन के लिए असली कारनामा उस वक्त आया जब 2007 में टाटा स्टील ने कोरस को $13 बिलियन में खरीदा। टाटा स्टील रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मेकर बन गया। 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमी गिर रही थी और लग्जरी कार्स ब्रांड जैसे जैगुआर और लैंड रोवर मुश्किल में थे, रतन टाटा ने ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा ही नहीं था।
उन्होंने दोनों ब्रांड $2.3 बिलियन में खरीद लिए। आज जगुआर लैंड रोवर दुनिया में फिर से छा गई है, साबित करते हुए कि रिस्क लेना ही असली नाम का रास्ता है। जब टाटा ने इसे खरीदा ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, मगर कुछ ही सालों में ये टाटा के लिए सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। सोचिए, एक इंडियन कंपनी जो नमक और स्टील के लिए मशहूर थी, अब दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कार कंपनी को ऑन करती है। अब बात करते हैं रतन टाटा की इनोवेशन की। रतन टाटा की लीडरशिप के नीचे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने IT सर्विस में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया का बिजनेस लैंडस्केप बदल दिया। यहाँ पर रतन टाटा की कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो सिर्फ प्रॉफिट्स के पीछे नहीं था, वो लोगों के लिए भी था। अक्सर बिजनेस लीडर्स के बरक्स रतन कंपोजिशन कैपिटलिज्म पर यकीन रखते थे। उनकी लीडरशिप के दौर में टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट्स का 65% से ज्यादा चैरिटेबल कॉजेस को डोनेट करता है। रतन की रहनुमाई में टाटा ने तालीम, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा डाला। टाटा सोन्स के 66% शेयर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के पास हैं। इसका मतलब है कि टाटा के मुनाफा का बहुत बड़ा हिस्सा वापस कम्युनिटी में जाता है, हेल्थ केयर, तालीम और रूरल डेवलपमेंट के लिए। यही असल वजह है कि रतन टाटा को हिंदुस्तान में बहुत जाना जाता है। उनका फोकस बिजनेस सक्सेस के साथ साथ सोसाइटी को अपलिफ्ट करना था, और यही वजह है कि टाटा ग्रुप कॉर्पोरेट दुनिया में ज्यादा क्रेडिबिलिटी रखता है। रतन टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल वेल्थ से दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिटी को कुछ वापस देने में भी है। और अगर आप वेल्थ का ख्वाब देखते हैं, याद रखें ये लेजेसी का सफर है, ना कि सिर्फ लग्जरी का। अगर रतन टाटा की जिंदगी से कोई एक सबक लेना है तो वो रेसिलेंस है। नानू कार प्रोजेक्ट से लेकर जिसे अक्सर लोगों ने फेलियर समझा, लेकिन रतन टाटा हर टेम्परेरी सेटबैक के बाद मजीद बेहतरीन इनोवेशन के साथ वापस आए। रतन टाटा का इंतकाल 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ। उनकी जिंदगी और काम को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक मुकम्मल ब्रांड बनाया। और ये बात याद रखें, हम अपने अपने सेटबैक का सामना करते हैं, मगर जो लोग असल वेल्थ बनाते हैं वो अपने सेटबैक से सीखते हैं और दोबारा उठ खड़े होते हैं। क्या आप रतन टाटा की तरह बाउंस बैक करेंगे या फिर फेलियर्स को अपनी जिंदगी पर हावी होने देंगे? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।